वाचनालय में कौन सी संधि है? अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगी तो वाचन जमा आलय, और यहाँ पर अ और आ मिलकर आ की मात्रा में परिवर्तन है, यानी कि दीर्घ स्वर में परिवर्तन है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, सी विकल्प सही होगा। अव्यय शब्द के लिए उचित विकल्प को आपने चुनना है। तो सुंदर तो किसी की विशेषता बताता है, विशेषण है। खाना क्रिया होती है। लखनऊ किसी विशेष जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किंतु क्या है? अव्यय है। और कैसा अव्यय है? समुच्चय बोधक, जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक अव्यय। फाइनल पेपर अभी 27 फरवरी को आपका होने वाला है। तो यहाँ पर अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण आपने पढ़े हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और साथ में निपात। आगे आप देख सकते हैं वाक्य का भेद पूछा गया है रचना के आधार पर। जब तक बारिश नहीं होगी मेंढक टर्टर करते रहेंगे। तो ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। राम अपेक्षाकृत श्याम से लंबा है में लंबा का पद परिचय का टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो लंबा क्या है? विशेषता बताने का काम कर रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो एक वचन है, राम एक व्यक्ति है, तो एक वचन है यहाँ पर। तो ये कौन सा विकल्प सही है? डी। रात में देर तक बारिश होती रही, वाक्य में देर तक का आपने पद परिचय देना है। तो देर तक बारिश होती रही, कैसे होती रही, कब होती रही, इस तरह से हम सवाल पूछते हैं। तो कब होती रही यानी कि देर तक, यानी कि हमें समय के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कब तक बारिश होती रही, देर तक होती रही। तो ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है, और साथ में क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। तो आपने विस्तार से उत्तर देना है। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, और मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और साथ में आपको एक उदाहरण देना है। तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अब मान लीजिए नर जमा इंद्र, तो यहाँ पर र में अ मिला हुआ है और यहाँ पर ई मिला हुआ है, दोनों स्वर हैं, और स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर शब्द क्या बन गया? नरेंद्र। तो इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखेंगे तभी आपको पूरा लेवल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ परिभाषा लिखते हैं तो लेवल आपके कट जाएंगे, सिर्फ उदाहरण लिखते हैं तो भी लेवल आपके कम हो जाएंगे। अभी इसकी मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं, वहाँ से आपको और आइडिया लग जाएगा। उपवाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य समझाइए। तो प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है और वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर अपनी बात को पूरा करने के लिए निर्भर करता है। और यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण देना है। यदि आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं और उसको पूरा अच्छे से बताएंगे कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। वृद्धि संधि के 2 उदाहरण लिखने थे, परिभाषा नहीं पूछी गई है। तो वृद्धि संधि के 2 उदाहरण आप लिखेंगे तभी पूरे लेवल दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सदा जमा एव, सदा जमा एव, ये आपका क्या हो जाता है? सदैव। महाजमा औषधि, महाजमा औषधि। तो जब आप पढ़ेंगे संधि को तो परिभाषा के साथ साथ 2 उदाहरण अवश्य याद कर लीजिएगा। औषधि, महोषधि। तो ये हमारे 2 उदाहरण हो गए हैं। 2 उदाहरण लिखोगे तभी आपको पूरे लेवल दिए जाएंगे, वरना आपके लेवल कम हो जाएंगे। आगे आपसे पूछा गया है मनोहर धीरे धीरे चल पाता है। एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में धीरे धीरे पद का पद परिचय आपको देना है। तो आप देखिए, चल पाता है क्रिया है, कैसे चल पाता है? धीरे धीरे। तो यानी कि ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण। सबसे पहले आपने पहचान करनी है, ये अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है आपका। और साथ में इसका भेद आपको लिखना है। तो ये क्या है? रीतिवाचक है, रीतिवाचक है। और अव्यय में एक वचन या फिर आपको लिंग नहीं बताना होता, क्योंकि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखना है। और साथ में आप लिख सकते हैं क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताता है। बस ये 2 ही पॉइंट आपने लिखने हैं, रीति संबंधी विशेषता बता रहा है। तो इतने से आपका काम चल जाएगा। आगे है रमेश और नयन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर रमा जमा ईश, रमा जमा ईश रमेश होता है। और अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो इसका भेद भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप लिखिएगा मत। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक ही मात्रा में परिवर्तन है, यानी कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि। अगर आपको पता है तभी लिखिए, नहीं पता है तो यहाँ भेद नहीं पूछा गया है। और दूसरा है नयन, तो ने जमा अन, ने जमा अन। और ये किसका उदाहरण है? अगर आपको पता है तभी लिखिएगा, अयादि संधि, अयादि संधि। अगर दोनों का सही विच्छेद करोगे तभी पूरे लेवल दिए जाएंगे। अगर एक का सही विच्छेद करते हो तो आपका लेवल कम हो जाएगा, और अगर आप बिल्कुल गलत लिखते हैं तो फिर आपका लेवल 0 हो जाएगा।
आगे आप देख सकते हैं खंड 4 दिया गया है जो रचनात्मक लेखन से संबंधित है और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों ही 0 से 8 लेवल तक के रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट या प्रतिवेदन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कविता लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और जीवनी लेखन से संबंधित। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में मनाए गए स्पोर्ट्स डे पर एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आपके स्कूल में अगर स्पोर्ट्स डे हुआ है और नहीं भी हुआ है तो कल्पना करके आप लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप लिखेंगे स्पोर्ट्स डे पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन, हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं। दिनांक लिखने के बाद आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में पूरी रिपोर्ट आप तैयार करेंगे और नीचे आप क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर। कुछ बच्चों ने सिग्नेचर यहाँ ऊपर किए हुए हैं, तो ऊपर नहीं करने हैं, नीचे आपने अपना सिग्नेचर करना है कि किसने ये लिखा है। अगर आप ये नहीं करते हैं और अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कविताओं में आप रुचि रखते हैं, तो स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु कोई कविता तैयार करनी है तो आपने ऑन द स्पॉट कविता तैयार करनी है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने प्रतिवेदन को ही चुना है क्योंकि कविता लिखना इतना आसान नहीं है। और फाइनल पेपर में भी अगर कविता लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में ही पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न कविता लेखन से नहीं बनेंगे। तो आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आगे जो आपका पत्र लेखन है, एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है। फाइनल पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। एक औपचारिक पत्र आएगा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, एक अनौपचारिक पत्र आएगा। यहाँ पर दोनों ही टॉपिक बहुत आसान दिए गए थे। वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल डे जो आप मना रहे हैं, मनाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। दूसरा अनौपचारिक पत्र है, आपने किसी मित्र को पत्र लिखना है। आपने कोई यात्रा की है और जो अनुभव आपने प्राप्त किया है उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो दोनों में से एक पत्र आपने लिखना है। आगे आपका यहाँ पर जीवनी लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जीवनी लेखन में अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, मैथिली शरणगुप्त की जीवनी लिखिए, अज्ञे जी की जीवनी लिखिए, और इस तरह से नाम दिए जाते हैं, तो या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई करके आपको प्रश्न दे दिया गया है ताकि हर एक बच्चा इसके बारे में लिख सके। एक तो आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के के बारे में कितना कुछ बताया गया है, पूरा ही पाठ उनको याद करते हुए लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो उनकी जीवनी आपको लिखनी थी, तो बहुत ही आसान था। पाठ आपने पढ़ा है, सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी शिक्षा हुई, कैसे वो भारत आए, क्या क्या उन्होंने काम किया, किस तरह से उनकी मृत्यु होती है, किस तरह से वो हिंदी भाषा के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो सारी बातें आपको पता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न बन जाता है। या फिर समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रिश्तेदारों के, परिवार के सदस्यों के या आसपास के किसी भी व्यक्ति की जीवनी मत लिखिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके बारे में सब जानते हैं। किसी महान व्यक्ति की जीवनी, महात्मा गांधी जी की जीवनी आप लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी लिख सकते हैं। ये ऐसे ही मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं समाज में, जिनको सब जानते हैं, तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो जीवनी आप लिख सकते थे। फाइनल पेपर में अगर इस तरीके से प्रश्न दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर भी अगर ऑन सेफ साइड कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जो लेखक और कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर अवश्य जाइएगा, ताकि ये प्रश्न आपका छूटे नहीं। साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, साक्षात्कार लेखन भी आपका पाठ्यक्रम में शामिल है। साक्षात्कार लेखन तो ये यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है फाइनल पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फाइनल पेपर में जो रचनात्मक लेखन के टॉपिक है वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ए सेट में कुछ सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, बी सेट में कोई दूसरा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाएंगे। साक्षात्कार लेखन भी फाइनल पेपर में आ सकता है, डिपेंड करता है आपका सेट कौन सा है।